नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जो मेन ऑफिस है वो तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी एक दूसरी ऑफिस जेनेवा में भी है। अभी 2 रोज़ के बिल वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसकी एक मीटिंग हुई। उसमें मगरबी ममालिक ने, ज़ाहिर है उनकी लीडरशिप तो अमेरिका के हाथ में है, तो उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसमें वो चाहते थे कि चीन के जो साउथ वेस्ट में एक सूबा है जिसको जिनजियांग बोले या सिंकियांग बोले, अच्छा उसको मशरक़ी तुर्कस्तान भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। तो उन मुसलमानों के ऊपर कई साल से चीन मज़ालिम ढाया जा रहा है। तकरीबन 10 लाख लोग जो है वो जेलों में बंद हैं। उनको दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। ऐसे कई बातें हैं जिनके लिए अमेरिका चाहता था कि उसके ऊपर बहस की जाए। अभी उसके बाद फिर उसको मजम्मत के काबिल करार दिया जाता, ये बाद की बात होती, लेकिन पहले उसके बहस के लिए इजाज़त दी जाए। इसके लिए जब ये रिजोल्यूशन पेश किया गया तो 47 ममालिक हैं, उसमें 47 में से 17 ने उसके हक में वोट किया। अब जाहिर है चीन के 17 ने उसके हक में वोट किया। उसमें अमेरिका और मगरबी ममालिक थे, जैसे इंग्लैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऐसे ममालिक जो हैं। और 19 ने उसके ख़िलाफ़ वोट किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ज़ाहिर है वो चीन के ख़िलाफ़ जाएगा कोई भी तो वो तो नहीं होने देगा पाकिस्तान। लेकिन हैरत की बात ये है कि उसमें से 11 ममालिक ने एब्सटेन किया, यानी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उनमें ख़ास नाम जो है वो हिंदुस्तान का आता है। अभी आप सोचिए, 19 जो हैं वो ख़िलाफ़ थे, 17 फेवर में थे उसके। अगर हिंदुस्तान भी फेवर में करता तो ये एक टाई हो जाता और वो चीन के लिए ख़तरनाक साबित होता। लेकिन हिंदुस्तान ने एब्सटेन करके चीन को फ़ायदा पहुंचाया अक़वाम मुत्तहिदा में। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जब हिंदुस्तान ने चीन के साथ तकरीबन 2-2.5 सालों से तकरीबन 2.5 साल हो गए उसको, 20 के मार्च अप्रैल से ये शुरू हो गई थी इनकी चपकलश। और वो जो गलवान में इनका टकराव हुआ था ईस्ट लद्दाख में, मशरक़ी लद्दाख में, जहाँ पर 20-22 हिंदुस्तानी सिपाही उन्होंने कत्ल कर दिए थे। और बावसूख तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी इतलात मिली थी कि कुल 40-45 लोग चीन वालों के भी हलाक हो गए थे। ऐसी हालत में जब तकरीबन आधा लाख फौज उधर से, आधा लाख फौज इधर से, यानी हिंदुस्तान की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, इतने बड़े अल्टीट्यूड पे और जहाँ पे सर्दियों में -50 तक टेम्परेचर जाता है, ऐसी जगह पर जो है आधा लाख दोनों फौजें रखे हुए हैं। आय बाल तो आय बाल जो है वो किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, ये अलग बात है। हिंदुस्तान तो कभी नहीं चाहेगा, चीन इसीलिए चाहता है क्योंकि वो दूसरों का हिस्सा हथिया लेना चाहता है। खैर, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने चीन की मदद की अक़वाम मुत्तहिदा में। तो लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर बात क्या है, हिंदुस्तान क्यों उसकी मदद कर रहा है। अभी हिंदुस्तानी वज़रात ख़ारजा से पूछिए भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो तो एक टका सा जवाब दे देते हैं कि भाई हिंदुस्तान कभी भी किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसे अगर जो है करारदाद कोई पेश की जाती है तो उसमें हिस्सा नहीं लेता, यानी एक गोलमोल सा जवाब है। जबकि चीन कभी भी ये रेसिप्रोकेट नहीं करता। कई मरतबा पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको अमेरिका यूएनओ में
इंटरनेशनल टेररिस्ट करके जो है वो मतलब अनाउंस करना चाहता है यूएनओ की तरफ से, ऐसी करारदादें पेश होती हैं तो चीन जो है पाकिस्तान की मदद करता है और उसमें मसूद अजहर का भी नाम है, जैश ए मोहम्मद का हेड है। और अभी वो हामिद क्या था नाम, सिराज हामिद कुछ ऐसा नाम था, जो 26/11 हिंदुस्तान में बम्बई में अटैक किए थे इन्होंने लश्कर तैयबा की तरफ से। उसमें साजिद मीर, सॉरी भूल गया, साजिद मीर, उसके लिए जो है करारदाद पेश की गई थी तो उसको भी वीटो कर दिया था चीन ने। चीन कभी रेसिप्रोकेट नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन की इस बार बाकायदा मदद की है और ये एक किस्म का मुअम्मा है। अब ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महारत रखते हैं वही इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके बारे में इल्म है या आप कोई राय रखते हैं तो नीचे कमेंट्स में इसका इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑडियो लीक जो है ना उसका लगता है बाकायदा, मैंने पहले भी कहा था, अब भी फिर से वही लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, उसका सीज़न चालू है। यके बाद देगरे ऑडियो लीक्स आ रहे हैं। पहले वो शहबाज शरीफ की आई, अपनी भतीजी से बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। फिर उसके बाद 2 आई थी इसके जनाब इमरान खान की। अभी तीसरी भी इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें लगता है कि ये उस वक्त की है जब वो वज़ीर आज़म था, यानी यूँ कह सकते हैं कि 8 मार्च के बाद, 8 मार्च को मेरे ख्याल में उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा कराई थी। नहीं, 24 मार्च को उसके ऊपर, 8 मार्च को जमा कराई थी, 24 मार्च को उसके ऊपर बहस होना थी। तो वो जो बीच में 16 दिन थे उन दिनों की है ये टेप, क्योंकि उसमें जो है लगता ऐसा है कि असद उमर जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं कि 5 मेंबर तो जनाब मान गए हैं लेकिन अभी हमें और 5 चाहिए। तो इमरान खान की आप सुन सकते हैं, आप खुद सुन लीजिए, उसमें आपको लगेगा ये इमरान खान की ही आवाज़ है। भले अगर उनको शक है इसके ऊपर तो इसको फॉरेंसिक के लिए भेज सकते हैं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि हकीकत है तो वो उसको जुटला भी नहीं सकते। तो इमरान खान कहता है उसमें कि नहीं, हमें 5 और भी चाहिए और इस बारे में किसी भी किस्म की कंप्लासेंसी जो है वो मौलिक साबित हो सकती है, कुछ भी हो जाए। यानी उनका मतलब है भले कितना भी पैसा लगाना पड़े, दबाव डालना पड़े, हमें 5 मेंबर और चाहिए। तो यानी ये वो जनाब हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसका वो उन्होंने उन दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि सिंध हाउस में आसिफ जरदारी नोटों की गड्डियाँ लेकर बैठा है और 20 करोड़ में एक मेंबर ख़रीद कर रहा है। उसी ज़माने में इमरान खान भी यही कर रहा था। खुदा बेहतर जानता है आसिफ जरदारी ने किया या नहीं किया, क्योंकि उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी पीटीआई के एक भी मेंबर को पटाने की, क्योंकि वो तो सिर्फ 7 मेंबरान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे, MQM के, उन्होंने जब अपनी वफादारियां बदली और पीटीआई को डंप करके PDM के पास चले आए तो नंबर बदल गए। तो इस ऑडियो लीक में दिखाई पड़ता है सीधा सीधा, या सुनाई पड़ता है हमें कहना चाहिए, कि वो भी पैसे से या दबाव से मेंबर ख़रीद रहे हैं और साथ साथ में उस वक्त ये भी कह रहे हैं कि ये जो साइफर है असद मजीद का भेजा हुआ, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको करेंगे। और अच्छा, ख़ास तौर पर ये डायलॉग जो है ना वो तो बहुत दिलचस्पी का है, क्योंकि उसमें वो ये भी बोलते हैं कि जो भी इसकी मुखालफत करे हम कहेंगे कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक है। आपको नाजरीन को शायद याद हो कि उसके चले जाने के बाद जब इससे वज़रात उज़्मा छिन गई तो इमरान खान ने उन लोगों के ऊपर, वो जो PTI के मेंबरान जो दूसरी तरफ चले गए थे, वहाँ इन्होंने तो हद कर दी थी। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक को मीर जाफ़र कह दिया था और बोला था सिपह सालार जो है वो मीर जाफ़र था जो है। तो ये ऑडियो लीक तो सीधा सीधा उसको इम्प्लीकेट कर रही है। नाजरीन, इसके ऊपर शहबाज शरीफ का रद्द अमल आया है मौजूदा वज़ीर आज़म का। उन्होंने थोड़े से अल्फाज में इतना कहा कि जो इमरान खान है ना वो किसी भी किस्म के
एतमाद के काबिल नहीं है। वज़ीर आज़म की कुर्सी तो बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता और ये कभी भी अपने ज़ाती मुफाद के लिए मुल्क को कुर्बान कर सकता है। नाज़रीन, रेटिंग एजेंसीज होती हैं दुनिया भर में, 3 हैं मेन मेरे ख्याल में। एक तो फिच है, एक मूडीज़ है और S&P है, 3 है। तो अभी मूडीज़ ने जो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको एक नॉच और नीचे कर दिया, यानी पहले B2 थी, अभी उसको B3 कर दिया है। तो जब ही इस बात का जिक्र मौजूदा जो अभी वज़ीर ख़जाना हैं जनाब इसाक डार, उनसे किया गया तो उन्होंने तो जैसे इसको खातर में ही नहीं लाया और बोल दिया कि कोई बात नहीं, चलता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो क्रेडिट रेटिंग है उस वक्त ही ज़रूरत में आती है जब भी किसी से हमको उधार लेना हो, और अभी तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अगर गिर जाए तो उस मुल्क को या उस शख्सियत को फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बाज़ार से ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसका जब क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो ज़ाहिर है उसमें रिस्क बढ़ जाएगी, तो रिस्क बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा इसको मतलब झुटला दिया और बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं कोशिश करूँगा थोड़े दिनों में मूडीज़ वालों से मुलाकात रखूँ और उनको समझाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने कह दिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, इस बीच में नैब ने, यानी नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो कोर्ट है, जिसने इसाक डार के ख़िलाफ़ जो है 17 में परपेचुअल अरेस्ट वारंट निकाला था, और अभी उस अरेस्ट वारंट के ऊपर स्टे लगवा कर फिर इसाक डार को वापस लाया गया लंदन से पाकिस्तान, और फिर वो वज़ीर ख़जाना बन गए। तो अभी क्योंकि वो ज़मानत पे हैं तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरे ख़िलाफ़ वो जो अरेस्ट वारंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो अभी कल नैब की कोर्ट जो इस्लामाबाद में है उसने इसाक डार के ख़िलाफ़ जो है ये परपेचुअल वारंट सिरे से ही कैंसिल कर दिया, यानी अब उसको किसी भी किस्म की बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ग्वादर और लसबेला वहाँ का एक MNA है, MNA उसका नाम है असलम भूतानी। उसने कल नेशनल असेंबली में बहस करते हुए चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि चीन ने ग्वादर का खाना ख़राब कर दिया है, और अभी जो ये सैलाब आया और उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ है तो चीन ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चीनी जो व्यापारी हैं या कंपनीज़ हैं वो मरीन लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हैं और माहौलियात में भी आलूदगी बढ़ा रहे हैं। और ऐसे तो उन्होंने ये कहा कि चीन हमारा दोस्त है, चीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, और ये जो कसूर है वो चीनी कंपनियों का है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा चीन के ऊपर हमला था उनकी तरफ से। और ये वैसे तो अभी आज़ाद उम्मीदवार है, वो मतलब आज़ाद मेंबर है, वो इंडिपेंडेंट है इस वक्त वो, लेकिन वो इस वक्त वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा है, यानी हुकूमत का साझा है उसके साथ जो है वो मखलूत हुकूमत में वो शामिल है। यानी एक लिहाज से कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार उसके कहने के लिए भी जिम्मेदार है। अब देखिए वो क्या जवाब देते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।